नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड इंडक्शन। ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आता है? स्टाफिंग के अंदर आता है। स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया? आप जो भी पोजीशन पोस्ट जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको आप फिलअप करते हो, उसके लिए सूटेबल एम्प्लॉयज आप तलाशते हो और उन पोस्ट को फिलअप करते हो। ठीक है, तो इट इज अ कंटिन्यूअस, स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस एंड यूनिवर्सल फंक्शन इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस. It includes determination of manpower needs, recruitment, selection, placement, training and development, promotion of employees, etc. ठीक है, अगेन फिर डेफिनेशंस हैं, एक बार देख लेना बस, कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की ज्यादा, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आते हैं अब रिक्रूटमेंट पे। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट आपका कोई भी अगर आपके पास पोस्ट खाली है तो उसको फिलअप करने की सबसे पहली स्टेप है। क्या होता है रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एप्लीकेंट्स को इनवाइट करना, एप्लीकेशंस को अट्रैक्ट करना। ठीक है, यानी एक पूल तैयार करना एप्लीकेशंस का, एप्लीकेंट्स का। ठीक है, तो इट इज द जनरेशन ऑफ या जनरेटिंग ऑफ एप्लीकेशंस और एप्लीकेंट्स फॉर स्पेसिफिक पोजीशंस टू बी फिल्ड अप इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एंड ऑब्टेनिंग एप्लीकेंट्स फॉर जॉब्स सो दैट हम उनमें से राइट पीपल इन राइट नंबर सिलेक्ट कर सकें. ठीक है, अब फैक्टर्स क्या क्या हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, कि मैं अगर एप्लीकेशन मतलब मैं अगर एडवर्टीजमेंट डालता हूं तो कितना मतलब मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा? तो इंटरनल फैक्टर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का साइज, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेटर तरीके से एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट कर सकती है. ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसका ज्यादा स्मूथ होगा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है. ठीक है, पॉलिसी इसकी क्या है? तो पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट, वेदर रिक्रूटमेंट इज फ्रॉम इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, तो क्या पॉलिसी है हमारी? ठीक है, हमने प्लानिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था पॉलिसी. पॉलिसी क्या होती है? गाइडलाइंस होती हैं. ठीक है, तो क्या पॉलिसी है हमारी कि ये जो पोस्ट खाली हुई है उस पर हमें इंटरनल जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को रखना है या हम बाहर से किसी एम्प्लॉय को रखेंगे? ठीक है, तो उस पॉलिसी से भी अफेक्ट होती है हमारी रिक्रूटमेंट. इमेज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की इमेज क्या है? ठीक है, जैसे गूगल जैसी कंपनीज हैं, अगर किसी को गूगल से अगर आ जाता है एप्लीकेशन, मतलब कॉल आ जाती है कि हाँ वहां सिलेक्ट हो गए, ठीक है, तो बहुत खुश हो जाते हैं लोग. ठीक है, तो इमेज पे डिपेंड करता है. अगर इमेज अच्छी है ऑर्गेनाइजेशन की तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आएंगी. फिर उसके बाद जॉब की इमेज, जॉब जो है, हमने जिस जॉब के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट निकाली है उस जॉब की अपनी इमेज क्या है? ठीक है, हर एक जॉब की भी अपनी इमेज होती है ना, कि रिस्की है या बहुत ही बोरिंग जॉब होती है. ठीक है, तो उस तरीके से उस जॉब की क्या इमेज है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपके पास कितनी एप्लीकेशन आएंगे, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितना स्मूथ होगा या कितना डिफिकल्ट होगा. एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं आपके डेमोग्राफिक फैक्टर्स, यानी पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, पॉपुलेशन की एज, उसका सेक्स, लिटरेसी यानी एजुकेशन लेवल, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, फिर लेबर मार्केट में कंडीशन क्या है, लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड, ठीक है, वो अफेक्ट करेगी. अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है हमारे यहाँ पर, वो अफेक्ट करेगा. लेबर लॉज क्या है? ठीक है, क्योंकि आपको लेबर लॉज को भी सबको कंप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं ये हमारी रिक्रूटमेंट को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करेंगी ये सब बातें. ठीक है, अब सोर्सेस क्या होते हैं? रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ से कर सकता हूँ? ठीक है, यानी एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ से इनवाइट कर सकता हूँ? प्रेजेंट एम्प्लॉयज को कंसिडर कर सकता हूँ, पहले जो एम्प्लॉय मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं मैं उनको कंसिडर कर सकता हूँ, उनको दोबारा से कांटेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे पास ये पोस्ट खाली है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? ठीक है, मेरे पास जो एम्प्लॉयज हैं उनके अपने भाई होंगे, कजन्स होंगे, फैमिली फ्रेंड्स, कोई नोन होंगे, फ्रेंड का फ्रेंड होगा या फ्रेंड का कोई भाई होगा, तो वो रेफरेंसेस. ठीक है, और प्रीवियस एप्लीकेंट्स, पहले अगर मैंने कोई ये रिक्रूटमेंट करी है पहले, ठीक है, तो उसमें मेरे पास कुछ एप्लीकेशंस आई होंगी तो वो पुरानी एप्लीकेशंस में से. ठीक है, ये सब हम इंटरनल सोर्सेज हो जाएंगे ये हमारे. फिर आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज पे.
एक्सटर्नल सोर्सेज में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था, नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस was established to bring employees and job seekers together, ठीक है। in response to it, compulsory notification of vacancies act, जिसको हम commonly employment exchange act कहते हैं, ठीक है, ये एक्ट लागू की गई थी, इनैक्ट की गई थी 1960 में, ठीक है। अंडर सेक्शन 4, इस एक्ट के सेक्शन 4 के अंडर इट इज कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी है कि कोई भी अगर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है जिसमें 25 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं, 25 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, तो उसको नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को नोटिफाई करना है कि मेरे पास ये वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसी को फिलअप करने से पहले, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपकी जो कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट, ये क्या कहती है, सेक्शन 4 इसका क्या कहता है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 25 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं और उसके पास कोई पोस्ट खाली है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है ताकि जॉब सीकर्स उसको अप्लाई कर सकें, ठीक है, बिफोर फिलिंग अप दिस वैकेंसी, ठीक है। फिर इसके बाद प्राइवेट जो, जिसको हम प्लेसमेंट एजेंसीज कहते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हो गई, ठीक है, उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, वो अपना कमीशन लेते हैं और उसके बदले में हमें एप्लीकेंट्स भेजते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, ठीक है, जैसे आप देखोगे बहुत सारी वेबसाइट्स है, monster.com एटसेट्रा, ठीक है, इस पे एडवर्टाइजमेंट अपनी डालना, ये सब चीजें हो सकती हैं। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशंस, प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे कि आपको सीए चाहिए तो आप सीधा ICAI से कांटेक्ट करोगे, कर सकते हो मतलब, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस के थ्रू। कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, उनको कैंपस पे ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ठीक है, जबकि उनका कोर्स अभी चल रहा है, तो कैंपस रिक्रूटमेंट। डेप्यूटेशन, ये जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है। डेप्यूटेशन क्या होता है, कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, एक एम्प्लॉय को किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देती है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है ना, तो एक डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डेप्यूटेशन पे, डेप्यूटेशन का मतलब क्या हो गया, कुछ थोड़े समय के लिए, ठीक है। तो वहां पर अगर कोई मैन पावर की कमी है तो उसको इस तरीके से आप पूरा कर सकते हो, एक डिपार्टमेंट से निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया उसको, ठीक है। फिर आता है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या होता है, बातों, मतलब एक दूसरे के साथ जब हम शेयर करते हैं बातें, तो उसमें जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो कि वहां पर वैकेंसी निकली हुई है, वहां पर अप्लाई कर दो, तो इस तरीके से वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, ठीक है। फिर रेडिंग और पोचिंग। रेडिंग और पोचिंग का मतलब क्या होता है, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको बेटर पैकेज, जिस पैकेज पे वो काम कर रहा है उससे बेटर पैकेज उसको ऑफर कर देना, ठीक है, तो ये होता है रेड करना या पोच करना, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को हम फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट कह सकते हैं। फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट क्या होती है कि आपकी फैक्ट्री गेट पर आते हैं वर्कर, जनरली ये सर वो अनस्किल्ड बोर्ड वर्कर, लगा देते हैं कि यहाँ पे वर्कर्स रिक्वायर्ड है, वो वाला ना सर? हाँ, ठीक है, ये जनरली अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। ये वैसे भी होता है कि वर्कर्स आ जाते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना, वहां पर वर्कर्स घूमते रहते हैं कि कोई काम है, ठीक है, तो उस तरह से हो गया। तो अगर कोई आपके पास खाली है अभी जगह, तो आप उनको बुला लोगे, ठीक है। फिर आते हैं कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं, जैसे मुझे नौकरी की जरूरत है, ठीक है, मैं देखता हूँ कौन कौन सी ऑर्गेनाइज, कहाँ कहाँ पे मैं किस किस कंपनी में मैं काम करना मैं चाहता हूँ, तो उस कंपनी को मैं अपने ईमेल भेजता रहता हूँ, उनकी वेबसाइट से ईमेल आईडी उठाता हूँ, ठीक है, और मैं उनको ईमेल कर देता हूँ। तो कैजुअल कॉलर्स हो गए, वॉक इन हो सकते हैं, ठीक है, लोग आते हैं आपके पास कि आपके पास कोई जॉब है क्या, मेरा ये रिज्यूम है, अगर कोई जॉब हो तो मुझे बता देना, ये कैजुअल कॉलर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन मतलब हमने कॉल नहीं करी, हमने इनवाइट नहीं करी, अनसॉलिसिटेड आई है, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट मेल, मेल कर देना लोगों को, ठीक है, तो कहीं से डेटा आप इकट्ठा करते हो और लोगों को मेल कर देते हो कि ये जॉब वैकेंसी है मेरे पास, आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे अप्लाई करो,
ठीक है। फिर आते हैं सिलेक्शन पे। सिलेक्शन क्या होता है? रिक्रूटमेंट से हमने एप्लीकेंट्स का एक पूल तैयार कर लिया, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स आ गए। अब हम इसमें से डिसाइड करते हैं कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होता है। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वहां पर, हमारा एफर्ट ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें ताकि मेरे पास ज्यादा चॉइसेस हो, ठीक है। सिलेक्शन नेगेटिव होता है, सिलेक्शन का अप्रोच नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव क्या है यहाँ पर, आप क्या कर रहे हो, आप रिजेक्ट कर रहे हो यहाँ पर। सिलेक्शन में आप क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो, नहीं ये सूटेबल नहीं है, ये सूटेबल नहीं है, ये सूटेबल नहीं है। तो सिलेक्शन इज नेगेटिव वाइल रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच होता है। क्लियर? बाकी तो मेरे ख्याल से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में कोई और कोई प्रॉब्लम है? सिलेक्शन No, sir. प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस में आप क्या करते हो, सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू किया जाता है, ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट जो है पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कर लेता है कि वो देखने के लिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर है जैसा पर्सन हमें चाहिए। सपोज आपको कॉन्फिडेंट पर्सन चाहिए, तो एक बार आप उसे बुलाओगे, बात करोगे, उसी से आपको पता चल जाएगा ये पर्सन कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो वो आप ट्रेड्स उनमें देखते हो और उसके बेसिस पे आप शुरुआत में छटनी कर देते हो, ठीक है, कि ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। इनसे एप्लीकेशन ब्लैंक क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं जिसमें आप क्या लेते हो, उनसे डिटेल में इंफॉर्मेशन उनसे भरवाते हो, इससे जो भी कैंडिडेट आते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ब्लैंक्स हो गए। फिर इसके बाद सिलेक्शन टेस्ट आते होते हैं। सिलेक्शन के लिए हम टेस्ट लेते हैं कुछ, अगर हमें टेस्ट लेने हैं तो, ठीक है। टेस्ट आपके दो तरह के होते हैं, एबिलिटी टेस्ट और पर्सनालिटी। आप उसकी एबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, हाउ वेल अ पर्सन वुड बी एबल टू परफॉर्म आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट में हम क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, हम क्या असेसमेंट कर रहे हैं कि इसको अगर मैं ट्रेनिंग दूं तो क्या ये सही से परफॉर्म कर लेगा, ठीक है, कि उसकी फ्यूचर की कैपेबिलिटी को आप जज करते हो एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर एक आता है डेक्स्ट्रिटी टेस्ट। डेक्स्ट्रिटी टेस्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट है which tests the skills of an individual, especially the ability to use hands and fingers to perform a job, ठीक है। जहाँ पे आपका मैनुअल काम होता है वहां पर आप ये डेक्स्ट्रिटी टेस्ट आप चेक कर सकते हो कि उस कितना मतलब फुर्ती से काम करता है ये, ठीक है। फिर अचीवमेंट टेस्ट आता है, ठीक है। तो ये टेस्ट क्या मेजर करते हैं, व्हाट अ पर्सन कैन डू बेस्ड ऑन स्किल्स और नॉलेज ऑलरेडी दैट ही हैज, ठीक है, यानी उसके पास जो स्किल्स हैं, उसके पास जो नॉलेज है, उसके बेसिस पर वो क्या पर्सन अचीव कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप स्पीड टेस्ट लेते हो, उसमें टाइपिंग में टाइपिंग का टेस्ट आप लेते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटेलिजेंस टेस्ट, आईक्यू। तो आप क्या देखते हो उसमें, मेंटल लेवल उसका देखते हो। जजमेंट टेस्ट, जजमेंट टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो प्रॉब्लम, मतलब उसे आप कोई सिचुएशन दे देते हो, उसमें उस सिचुएशन में वो पर्सन क्या करेगा, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आप देख चेक करते हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप एरर चेकिंग आप दे सकते हो, एरर्स चेक करना, इसमें से देखो एरर्स हैं कि नहीं है इसमें, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे टेस्ट हो जाएंगे। फिर पर्सनैलिटी से रिलेटेड टेस्ट, उसके इंटरेस्ट, ठीक है, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, और किस तरह का काम उसको सेटिस्फाई करता है। पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज, यानी उसकी पर्सनैलिटी के डायमेंशंस हम यहाँ पर असेस करते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कॉन्फिडेंट पर्सन है, नहीं है, कैसा है वो। प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, उसको कुछ इनकम्प्लीट आइटम्स जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हम दे सकते हैं, कोई पिक्चर्स दे सकते हैं, पिक्चर्स को उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कैंडिडेट इज आस्क्ड टू नरेट और प्रोजेक्ट हिज ओन इंटरप्रिटेशन। प्रोजेक्टिव टेस्ट में मतलब अगर आप उस जगह पर होते तो आप क्या करते, ठीक है, तो यानी अपने अपनी तरह से अपनी इंटरप्रिटेशन उसको देनी होती है, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेस्ट में अपनी इंटरप्रिटेशन उसे देनी होती है किसी भी एक सिचुएशन की, किसी पिक्चर की, एटसेट्रा।
ठीक है। फिर एटीट्यूड, एटीट्यूड में क्या हो जाएगा उसका, लोगों की तरफ, सिचुएशंस की तरफ कैसा एटीट्यूड रहता है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, ये आप एटीट्यूड टेस्ट से चेक करते हो। ठीक है, तो ये टेस्ट हो जाएंगे, अलग अलग तरह के टेस्ट। फिर आते हैं इंटरव्यूज, सिलेक्शन इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। टेस्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं। ठीक है, इंटरव्यू क्या हो सकते हैं आपके, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, ये आपका टेस्ट के बाद नहीं होता है, ये पहले ही होता है। बट ये टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में हम बात कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। फिर आते हैं पैटर्न्ड इंटरव्यू। पैटर्न्ड इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि ये क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन होगा, इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 क्वेश्चन मुझे पूछने हैं बस। ठीक है, तो ये पैटर्न इंटरव्यू। तो क्या आप पूछने वाले हो पहले से डिसाइडेड होता है। डेप्थ इंटरव्यू में पहले से सारा पैटर्न्ड नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड होता है ये। ठीक है, इसका मतलब आपने पहला एक क्वेश्चन पूछा, आप कहाँ रहते हो, ठीक है, तो या फिर आपकी फैमिली में कौन कौन है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। जैसे वो कहता है मेरे फादर मदर है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो डेप्थ में आप जाते हो उसके बाद। ठीक है, तो ये अनपैटर्न्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोल सकते हो। स्ट्रेस इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू में आप चेक करते हो कि अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन दी जाए उसको, कैंडिडेट को, तो वो कैसे बिहेव करता है, मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेगा। ठीक है, तो यानी कि अब क्या करते हैं उसमें, जानबूझ के बार बार जो है, जो इंटरव्यूअर होता है वो कैंडिडेट को बार बार बीच में टोक रहा है, उसको परेशान करने के लिए, जानबूझ के उसको परेशान करने की वो कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो रिएक्ट करे। अब वो उसकी रिएक्शन ही देखना चाहता है कि वो कैसे रिएक्ट करता है, वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस इंटरव्यू होता है। फिर सिचुएशनल इंटरव्यू, इसमें कुछ सिचुएशन दे दी जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप शायद फेसबुक वगैरह पे देखते होंगे कि ये क्वेश्चन इस बार आईएएस में पूछा गया था, ये सिचुएशन है, क्या करोगे आप इसमें। तो वो सिचुएशनल इंटरव्यू हो जाते हैं कि आप कहीं जा रहे हो और आपके साथ ऐसा हो जाता है, अब आप क्या करने वाले हो। ठीक है, तो ये सिचुएशनल इंटरव्यू हो जाते हैं। तो एक सिचुएशन दी जाती है, आप क्या बिहेव करोगे उसमें। ठीक है, बिहेवियरल इंटरव्यू, इसमें क्या होता है कि उसकी पास्ट की, मतलब उसने सिचुएशंस को पास्ट में कैसे हैंडल करा है। ठीक है, तो वो चीज उससे डिस्कस की जाती है। अनस्ट्रक्चर्ड हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड का हो गया डेप्थ इंटरव्यू, मतलब आप पहले से तय नहीं है क्या आप पूछने वाले हो। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आप डीप में भी जा सकते हो। फिर आते हैं सीक्वेंशियल और पैनल इंटरव्यू। पहले मैं पैनल इंटरव्यू बताता हूँ। पैनल इंटरव्यू में एक साथ 4 या 5 लोग बैठते हैं। ठीक है, इंटरव्यू लेने के लिए एक साथ 3, 4, 5 जितने भी लोग होंगे, जितने भी डिसाइड कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये 5 लोग आपके सामने बैठे हैं, तो ये एक बैठा है इंटरव्यूअर, और ये पांचों लोग उससे एक के बाद एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक साथ, लेकिन यानी एक ही बार में उसके सामने बैठे हैं। एक पहले एक क्वेश्चन पूछता है, वो जवाब देता है, फिर दूसरा पूछता है, वो जवाब देता है, तीसरा पूछता है, एटसेट्रा, इस तरह से चलता है। सीक्वेंशियल इंटरव्यू में क्या होगा, ऐसे ही होता है, उसमें भी 4 या 5 लोग हैं, बट एक बार में एक पर्सन इंटरव्यू लेता है। वो जब उस इंटरव्यू को क्लियर कर जाता है तब उसको बुलाया जाता है दूसरे पर्सन के साथ इंटरव्यू के लिए। जब दूसरा इंटरव्यू उसका क्लियर हो जाता है तो थर्ड इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया जाता है। तो इस तरीके से 2 या 3 इंटरव्यूज होते हैं जो वो सिक्वेंशियल इंटरव्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हो गए हमारे इंटरव्यू का। उसके बाद रेफरेंस चेक किए जाते हैं, रेफरेंस आपसे मांगे जाते हैं। ठीक है, कई जगह मांगे जाते हैं, कई जगह नहीं मांगे जाते, तो रेफरेंस आपके चेक किए जाते हैं। फिर उसके बाद जहां पर फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत होती है, फिजिकल फिटनेस वगैरह, तो वहां पर वो फिजिकल फिटनेस का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होने के बाद उसको प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं इंडक्शन पे। इंडक्शन क्या होती है, इंडक्शन होता है एक नए एम्प्लॉय को रिसीव करना। ठीक है, इंडक्शन को आप ओरिएंटेशन भी कह सकते हो।
एक नए एम्प्लॉय को रिसीव करना, उसको ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियर कराना, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, अगर बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसको हिस्ट्री, मतलब अगर ग्रुप एक साथ, ग्रुप में कई सारे एम्प्लॉयज एक साथ अगर आप हायर कर रहे हो तो क्या होता है, एक मूवी दिखा दी जाती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ होता है। ठीक है, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराना। उसके बाद होता है आपके जो सुपीरियर हैं, आपके जो साथ में हैं या आपके सबऑर्डिनेट हैं, उनके साथ इंट्रोडक्शन कराना, काम समझाना। ठीक है, ये सारा आपका इंडक्शन का प्रोसेस होता है ताकि वो एडजस्ट होने में उसको ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, ताकि वो क्विकली एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट हो सके। फॉर्मल इंडक्शन, फॉर्मल इंडक्शन पहले से एक प्लान तैयार किया जाता है सारा। ठीक है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, फिलॉसफी, कल्चर, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह उसे समझाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसका स्ट्रक्चर वगैरह बताया जाता है, कौन उसका बॉस है, कौन उसके साथ है, कौन उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, एक्सेट्रा। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द जॉब, फिर वेलफेयर मेजर्स क्या क्या उसको मिलेंगे। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स उसको क्या क्या फॉलो करने हैं अगर वो मशीन पे काम करने वाला है तो। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाता है, या इंडक्शन आप इंट्रोडक्शन करके समझ सकते हो। इंडक्शन का मतलब इंट्रोड्यूस कराना एम्प्लॉय को, नए एम्प्लॉय को। इनफॉर्मल इंडक्शन में क्या होता है कि जो भी आपका नया एम्प्लॉय का जो भी इमीडिएट सुपरवाइजर होता है, इमीडिएट जो बॉस होता है, वो लेकर जाता है, वो सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, ये इनफॉर्मल इंडक्शन हो जाएगा। ओके, ये हमारा चैप्टर था रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड इंडक्शन।